का आह्वान कर रहा है, अंधकार खुद आपकी अंगुली पकड़ करके प्रकाश की तरफ ले जा रहा है। ये ऐसी कविता है। अपने मन में धार कर सपने को साकार कर तिमिर पर उतार कर, वह भी घबराता है तेरी घबराहट को देखकर। अंधकार खुद आपकी घबराहट को देखकर घबराता है। ये विरोधाभास भी है और ये पर्सनिफिकेशन भी है। वह भी घबराता है तेरी घबराहट को देखकर, मायूसी से घिर जाता है वह भी तुझे मायूस देखकर। उसे भी बेचैन कर जाती है तेरी बेचैनी। वह नहीं चाहता तू उसमें डूबा रहे, तू उसमें फंसा रहे। वह चाहता है तू उसे पार कर जा। हार के आगे जीत है, हार को पीछे छोड़कर जीत को पकड़कर अपने मन में धार कर सपनों को साकार कर। इतनी सी बात मेरी भी अब तू स्वीकार कर, तिमिर पर उतार कर। भरपूर बात। तिमिर खुद आपका साथी बन जाता है। जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अंधेरा भी आपका साथी बन जाता है। एक बहुत अच्छा आपने इसमें प्रयोग भी किया, विरोधाभास और उसमें पर्सनिफिकेशन का भी एक महत्वपूर्ण कविता है। देखिए, बचपन में और स्मृति में जाना मानव का एक स्वभाव। ये बड़ा विरोधाभासी सत्य है। कविता जो है इनकी, खाली मैं शीर्षक उसका आपके सामने रखूंगा, कोई लौटा दे मेरा बचपन, वो कविता है। ये बड़ा विरोधाभास है कि हर बड़े से पूछो कि आपकी क्या इच्छा है, आप जीवित रहते हो क्या होना चाहते हैं, तो उसका एक ही उत्तर मिलेगा। हर देश काल और परिस्थिति में एक ही उत्तर मिलेगा कि मुझे कोई मेरा बचपन लौटा दे, मैं बच्चा बनना चाहता हूँ। और किसी भी बच्चे से आप पूछ लीजिए आप क्या चाहते हो, तो वो कहेगा मैं बड़ा होना चाहता हूँ, पापा जैसा होना चाहता हूँ। उसे लगता है कि बड़ा होना शक्ति संपन्नता है। लेकिन वही बच्चा जो कहता है मैं बड़ा हो जाना चाहता हूँ, जब वो बड़ा हो जाता है तो जब फिर उससे पूछा जाएगा क्या होना चाहते हो, तो कहेगा कि मैं बच्चा होना चाहता हूँ। तो इस पर बाल मन की कई सारी चीजें, और वो बड़ी ही, जिसको हम कह सकते हैं बड़ी स्नेहित है, बहुत प्रीतिकर है। ऐसी कविता आपने लिखी है, जरूर पढ़नी चाहिए। स्त्री संवेदना इस काव्य संग्रह का कहना चाहिए कि एक केंद्रीय स्वर है। स्त्री की संवेदना में जो हमारा, जिसको हम कह सकते हैं कि जो हमारे साथ गठित हुआ है, वो तो सामने आया है। देश और दुनिया में हर देश, हर काल की स्त्री का एक जो मूल स्वर है, इस कविता में उभर करके आया है, इस संग्रह में उभर करके आया है। एक कविता है इसकी, परंतु। कैसे? देखिए, एक औरत होना, जिसको हम सैद्धांतिक तौर पर माने, और कभी कभी उसके लक्षण भी होते हैं व्यावहारिक तौर पर कि वो शक्ति संपन्न होती, लेकिन औरत होना मतलब अपने आप को बहुत रिड्यूस कर देना है हमारे सामाजिक संरचना में कहीं। और इसके दर्शन यहाँ पर होते हैं कि वो जीवन में, समाज में, परिवार की प्राथमिकता सूची में औरत अपने को सबसे अंत में रखती है। सब कुछ जो बचा खुचा है वो औरत के हिस्से में है। इस कविता में शायद वही कोई बात है। मैं इस कविता में छोटी कविता का वाचन करूंगा। परंतु यहाँ जो औरत है वो एक श्रमिक औरत है, और वह कैसे अपने परिवार के लिए अपने सारे सपनों को एक तरह से पीछे धकेलती चली जाती है। लेकिन ये कविता हर औरत की के लिए पढ़ी जा सकती है, समझी जा सकती है। शीर्षक है परंतु। उसे भी लगता है कभी वह भी देर तक सोई रहे। हर औरत जिसका अपना कविता है, उसे भी लगता है कभी वह भी देर तक सोई रहे। कभी कोई तो हो जो उसे चाय पिलाए, कोई तो हो जो उसके लिए भी खाना बना दे, कोई तो हो जो उसके यहाँ भी बर्तन मांज दे, कोई तो हो जो उसके यहाँ भी झाड़ू लगा दे। ऐसा नहीं है कि
कि वह जल्दी उठना ही नहीं चाहती। चाहती तो वह भी जल्दी उठना है, पर उसे भी लगता है जब वह जल्दी उठे, वह भी जल्दी उठे, पर व्यायाम करने के लिए जल्दी उठे, टहलने के लिए जल्दी उठे, कुछ पढ़ने के लिए जल्दी उठे, संगीत सुनने के लिए जल्दी उठे, सूरज की लालिमा देखने के लिए जल्दी उठे, प्रकृति का सौंदर्य देखने के लिए जल्दी उठे। उसे लगता है जल्दी उठे, सिर्फ अपने लिए किसी दिन जल्दी उठे, परंतु हाँ, ये मजबूरी, ये गरीबी, जल्दी तो उसे उठना ही है, पर अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, किसी के घर का झाड़ू लगाने के लिए, किसी के घर के बर्तन मांजने के लिए, कहीं खाना बनाने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों का निवाह करने के लिए, कल फिर नया काम ढूंढने के लिए। और अच्छा जल्दी उठना, दूसरों के लिए जल्दी, उसकी जिंदगी की दिनचर्या शुरू हो, उसमें एक फिलर की तरह, उसमें एक स्थान की तरह वह शक्ति संपन्ना अपने आप को समाहित करती है। महत्वपूर्ण कविता औरत के लिए है। और अंत में मैं एक कविता जो इसकी अनुगूंज कविता की जो अनुगूंज है, जो इस काव्य कृति की शीर्षक भी है, मैं उसके साथ अपनी बात को खत्म करूंगा एक आध दो सुझावों के साथ में। तो देखिए, फिर से यहाँ पर मानवीकरण है, कविता का मानवीकरण है। कविता को कैसे एक जीवंत इकाई बांध करके, ये कविता का बयान है, ये कविता का बयान है जो लेखिका ने ये कल्पना करके इस कविता को लिखा है कि अगर कविता कुछ बोलती, अपने पक्ष में बोलती, एक जीवित इकाई के तौर पर बोलती, तो कविता क्या बोलती, वो इसमें पढ़ेंगे। इसमें कविता की जो कविताएं कर दी जाती है और कविता एक साक्षी के तौर पर उसको देखती है, तो कहीं तो उसकी मजबूरियां हैं, कहीं उसका गौरव है, और कहीं वो श्रृंगार के भार से दबी हुई स्वयं को महसूस करती है। वह कहती है कि मुझे कैसा होना पसंद है ना। किसी और के श्रृंगार से श्रृंगारित जो नारी है वह सुंदर तो दिख सकती है, लेकिन उस श्रृंगार से उसे कितना लाभ मिलता है, उसे कितना सुख मिलता है, ये दो अलग बातें हैं। कविता को मैं पढ़ रहा हूँ। अभिलाषा लिखी कि न तो मैं सुन बाला के गहनों में बुझा जाऊं, न देवों के सिर पर मैं चढ़ूं, मेरी इसकी कोई अभिलाषा नहीं है। और अंत में वो कहते हैं कि मुझे मनमानी तोड़कर उस पद पर फेंक देना जिस पद पर जाए वीर में। ये उस कविता का जो पसंद की थी। इसी तरह की ये कविता है, बहुत अच्छी कविता है, और मुझे लगता है कि इसके शीर्षक को आपने सबसे बढ़िया, जिसको कहते हैं ना कि मुकुट में, कोहिनूर को मुकुट में ही होना चाहिए, तो ये वैसी कविता है। कविता के अनुगूंज, कविता क्या चाहती है, आप इसको दो तरीके से सोचिएगा। इसमें मानवीकरण है और कविता की पसंदगी जो है वो इसमें शामिल है। कविता जो सबकी नींद है, कविता से मुझको भी बड़ी प्रीत है। शायद इसलिए एक दिन उसने मेरे ख्वाबों में आकर मेरे कानों में चुपके से इस तरह पूछा, कविता ने पूछा कवियत्री से, उसने मेरे ख्वाबों में आकर मेरे कानों में चुपके से कुछ इस तरह पूछा, मैं जो तुम्हें इतनी प्रिय हूँ, क्या तुमने कभी सोचा है जिन शब्दों से मैं कही जाती हूँ, जिन अर्थों के साथ परोसी जाती हूँ, क्या तुमने कभी सोचा है किन किन दौरों से गुजरती हूँ मैं? कभी भारी भरकम शब्दों के बोझ तले दब जाती हूँ, कभी श्रृंगार रस की तरंगों में हिलोरे खाती हूँ, तो कभी भक्त की भक्ति में कान मिलाती हूँ, कभी अतिशयोक्ति के बाणों को सहती हूँ, तो कभी व्यंग्य के बाणों को साहित्य के ऐतिहासिक पड़ावों में मैं भी कितने पड़ावों से गुजरती ही जा रही हूँ। काफी यश पाया, काफी कम गमाया, पर अब जरूरत आ पड़ी है मेरी इस अनुगूंज को गुंजायमान करने की। अंत में ये जो चार पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, जो कविता की
जिसको कहते हैं कविता की जो आत्मा इसमें से निकल कर आई, कविता क्या चाहती है, ये इसके अंत में है। खूब लिखो, खूब लिखो पर सार्थक लिखो, खूब लिखो पर सार्थक लिखो, अनर्गल से बचो, सच्चा लिखो, साफ लिखो, चाहे श्लाघनीय न बन पाओ कोई बात नहीं, पर ऐसा लिखो कि जब खुद से नजरें मिले तो नजरें झुकानी न पड़े। मतलब बहुत सुंदर कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है। और अंत में किसी भी जो कविता की किताब है या साहित्य कोई भी लिखा है, वो पाठक को अपनी तरफ चुंबक की तरह अगर खींचती है, तो वो चुंबक जो होता है वो लेखक में होता है, उसके भावों में होता है, उसके शब्दों में होता है और उसकी संप्रेषणीयता में होता है। कविता कोई भी पढ़ लेगा, इसके लिए आवश्यक नहीं है कि ये सिर्फ साहित्य और काव्य रसिक का मामला है। इस प्रकार की कविताओं को अगर आप पढ़ेंगे तो उससे जुड़ना आपकी एक तरह से कह सकते हैं कि मजबूरी है। पाठक के लिए ये कविताएं बहुत जिसको कह सकते हैं कि आकर्षण में बांध लेने वाली कविताएं हैं। इसमें कुछ एक शब्द बहुत बढ़िया लेखिका ने लिए हैं, जिससे कहा एक उद्धृत करना चाहूंगा। देखिए, मेवाड़ी शब्दों का प्रयोग है कि जानबूझ कैसे लड़ा लूं, ये लड़ा लूं शब्द है। शायद लड़ा लूं की जगह अगर कोई शब्द हिंदी का दे दिया जाता तो उतना प्रभाव नहीं छोड़ता। ये लड़ा लूं बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बढ़िया शब्द है। इसी के साथ साथ उन्होंने एक मेवाड़ी कहावत का प्रयोग किया है एक कविता में, जिसमें उन्होंने कहा कि ये पीहर की गलियां कविता से लिया गया है कि जब वो पिता से मिलने के लिए जाती है बेटी, तो मन भर हो गया, मन भर हो गया, इतना भारी मन हो गया। अगर इसको लिखते कि भारी मन हो गया तो शायद ये प्रभाव नहीं आता, मन भर हो गया। इसी प्रकार से जब कोरोना काल में जो शब्द बहुत पारिभाषिक शब्दों की तरह हमारे दिलो दिमाग में बस गए थे, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे क्वारंटाइन हो, ऐसे सारे शब्दों को उन्होंने इसमें उपयोग किया है, जिससे हमारा सीधा एक बहुत ही विषादपूर्ण नाता रहा है वो आपने किया है। तो मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूँ। दो एक कविताएं ऐसी है इसमें जो थोड़ी सी लंबी हो गई है, और वे कविताएं आत्मकथात्मक है। जब आदमी अपनी पीड़ा को सुनाता है तो वो कभी छोटी हो नहीं सकती, ये एक सच है। जब मैं अपनी बात करने लगूंगा तो फिर मैं बहुत कहूँगा, ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है ना। तो वो आत्मकथात्मक दो एक कविताएं हैं, वो थोड़ी सी लंबी है, और लंबी कविताओं के साथ दिक्कत ये है कि वो अपना प्रभाव बीच बीच में क्षीण हो जाता है, तो कहीं उसको बांधने की जो कला है वो समय के साथ आप में जरूर आएगी। और आपने इतनी अच्छी कविताएं लिखी है तो वो तो हो ही जाएगा। ज्यादातर कविताएं बेहतरीन है, हर किसी के लिए पढ़ने के लिए ये कविता संग्रह का जवाब है। मैं आपको फिर से बधाई देता हूँ, आपको सबका सानिध्य मिला है, सब कागज इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बोलने के लिए मौका दिया, अपनी बात करने के लिए, जो कविता से गुजर कर मुझे लगा तो मैंने आपसे कहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रति समीक्षा श्री डॉक्टर राजेश शर्मा, आपने बहुत गहराई के साथ पुस्तक की तात्विक विवेचना प्रस्तुत करी। वास्तव में डॉक्टर ममता पाटिल जी ने कविताओं में गांभीर्य है, गहराई है, संवेदना है, सूक्ष्म अवलोकन है, इन्हीं को शब्दों में उकेरा है डॉक्टर ममता पाटिल जी ने।